लेकिन ऐसा भी स्टेज आया जहाँ पे हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी और फिर मैंने अपना घर बैंक में मॉर्टगेज रख के इस बिज़नेस में पैसा लगाया। तकरीबन हमने 50 इन्वेस्टर्स को पिच किया, उसमें से सिर्फ 3 इन्वेस्टर्स ही राज़ी हुए। इसी तरह ज़ेरोधा को हम में इंटरेस्ट आया। हमने ज़ेरोधा से 1 मिलियन का फंडिंग उठाया। हमारा पहला साल का रेवेन्यू तकरीबन 8 लाख रुपए था। फिर दूसरे साल हमने किया 1.6 करोड़, तीसरे साल हमने किया 2.6 करोड़ और उसके बाद किया 7.2 करोड़ और अभी हम स्टार्टअप सबको करना है, करोड़ों की फंडिंग सबको चाहिए, लेकिन ये फंडिंग कैसे लेनी है, कब लेनी है, किससे लेनी है, ये कोई नहीं बताता। जब मैं फंडिंग लेने गया तो तकरीबन 50 वीसी फर्म ने हमको रिजेक्ट कर दिया, जबकि हमारी कंपनी उस वक्त 2 गुना 3 गुना रफ्तार से रेवेन्यू कमा रही थी। 10,000 की इन्वेस्टमेंट से पहले ही साल हमने 8 लाख बनाए, दूसरे साल हमने 1.6 करोड़ बनाए, तीसरे साल हमने 2.6 करोड़ बनाए और फोर्थ ईयर हमने 7.2 करोड़ बनाए। अगर आप अपने स्टार्टअप को इसी रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं, इसी स्पीड से बढ़ाना चाहते हैं, तो आप आगे की मेरी स्टार्टअप की कहानी सुनिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अग्नि मित्रा है और मैं एम्बूडू का फाउंडर हूँ। एम्बूडू एक बैम्बू मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है जो बैम्बू के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। इसमें हम डिफरेंट फार्मर्स और आर्टिशंस जो बहुत गरीब हैं उनके साथ काम करते हैं। जब मैं इन्फोसिस में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा था तो मुझे वो किक नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और मैं काम कर रहा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो मुझे कुछ अलग करना था। तो तकरीबन मैंने 8 से 9 महीने इन्फोसिस में काम किया और फिर मैंने इन्फोसिस छोड़ दिया और मैं फिर अपने घर कोलकाता वापस आ गया। और कोलकाता आने के बाद मैं 6 महीना भटकता रहा एक नए जॉब के लिए। बहुत मुश्किलें हुई और बहुत दिक्कतें हुई। फिर बहुत मुश्किल में पड़ के मेरे को एक जॉब मिला जो मेरी आधी सैलरी जो मैं इन्फोसिस में कमा रहा था उससे आधी सैलरी मुझको मिल रही थी। और मैं किसी तरह उस कंपनी में घुसा, लेकिन ये खुशी थी कि मैं अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ और अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहा हूँ। और ऐसे करते-करते मैंने को तकरीबन 2 से 3 साल इंडिया में बिताए। इंडिया में डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया, सारे इंडिया में घूमा और बहुत नॉलेज गेन किया। फिर मेरे को फिर इन सब कंपनीज़ में भी वो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना था, मुझे बिज़नेस करना था। और फिर मुझे दुबई से एक ऑफ़र मिला कि मैं दुबई जाऊँ और दुबई में मैं काम करूँ। और फिर मैं सब पैक करके दुबई चला गया और फिर मैंने दुबई में बहुत कुछ सीखा। दुबई में मैंने समझा कि कैसे दुनिया चलती है, कैसे कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स काम करते हैं और स्पेसिफिकली क्योंकि मैं मेडिकल डिवाइस से था, तो मैंने वहाँ के सिस्टम समझे और बिज़नेसेस समझे। और तब मेरे को समझ में आया कि ट्रैवलिंग करना बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई किताब, कोई एमबीए वो नहीं सिखा सकता जो आप ट्रैवल करके सीख सकते हैं। तो फिर मैं डिफरेंट जगह ट्रैवल करता रहा और तकरीबन मैंने 52 देश घूमे, 52 कंट्रीज़ में घूमा और मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर दुबई में काम करते-करते मुझे मेरे कंपनी के एक एम्प्लॉयी जो जर्मनी से थे, उन्होंने मेरे को अपॉर्च्युनिटी दिया, "क्यों ना आप जर्मनी में जाके पढ़ाई करें और हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। आप काम भी करिए और पढ़ाई भी करिए।" तो फिर मुझे मास्टर्स करने का अपॉर्च्युनिटी मिला जर्मनी में और वो भी बहुत मुश्किल से, मतलब मुझे बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़े और बहुत मशक्कत सब कुछ छोड़ के, इतनी अच्छी सैलरी छोड़ के, मेरे को जर्मनी जाना पड़ा एज़ अ स्टूडेंट रहने के लिए वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पे रह रहा था और काम भी कर रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। हम सब सोचते हैं कि जर्मनी एक बहुत अच्छी जगह है, ऑफ़ कोर्स बहुत एक अच्छी जगह है, लेकिन कभी-कभी हम भूल जाते हैं अपने देश को छोड़ने के बाद कि वो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और हमको हर वक़्त एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सिटीज़न की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो मैं जब वहाँ पे काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे बहुत रेसिज़्म भी फ़ेस करना पड़ा। तो ऐसा ही एक वाक़या था जब मैं ट्राम में ट्रैवल कर रहा था रात को और मैं अकेला ट्राम में बैठा हुआ था और मेरे सामने ही एक लोकल जर्मन बंदा बैठा हुआ था, बियर की बोतल लेके। पता नहीं वो कुछ अपने ही मन में बड़बड़ कर रहा था और मेरी तरफ गुस्से की आँखों से देख रहा था। मेरे को तो डर लगा और डरते ही डरते उसने क्या किया, उसने बियर की बोतल उठा के मेरी तरफ फेंक दी। मैं तो बहुत डर गया और उसके बाद से कभी मैं रात को निकलता नहीं था और रेसिज़्म इतना ज़्यादा था जर्मनी में कुछ-कुछ जगह कि रात को निकलना बहुत मुश्किल था। जर्मनी में मास्टर्स खत्म करने के बाद मैं इंडिया वापस आया एक छोटे से वेकेशन पे, क्योंकि मुझे वापस जाना था फिर से पीएचडी स्टार्ट करने के लिए और मेरे को पता नहीं था कि ये वेकेशन मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। और फिर मुझे पहाड़ बहुत पसंद थे,
तो मैं पहाड़ों की तरफ निकल गया और ऐसे ही रास्ते से जाते-जाते मैंने देखा कि कोलकाता में ही एक बड़ा पहाड़ का ढेर है। तो मेरे को लगा कि कोलकाता में कब से पहाड़ आ गए? तो मैंने किसी से पूछा ये पहाड़ क्या कौन से पहाड़ हैं? तो ये कहने लगे कि ये सर इंसानों के बनाया हुआ कचरे का पहाड़ है। और तब मुझे लगा कि इंडिया में प्लास्टिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। और क्योंकि मैं जर्मनी में एक ज़ीरो वेस्ट लाइफ़ लीड करता था, तो मेरे को समझ में आया कि इंडियंस को मेरी ज़रूरत ज़्यादा है जर्मनी से। और उसी वक़्त कोविड का सिलसिला भी शुरू हुआ और मैं यहाँ फँस गया और मैं जा ही नहीं पाया वापस क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया। और फिर मैंने जो कंपनी मैंने कहीं कभी सोचा था कि मैं जर्मनी में स्टार्ट करूँगा, वो मैंने इंडिया में ही स्टार्ट किया, जिसका नाम एम्वोडू है। सो कचड़े के पहाड़ को देख के मुझे आइडिया तो आ गया, लेकिन मुझे चाहिए था एक ऐसा सस्टेनेबल मटेरियल जो हमारे सारे प्लास्टिक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो जब मैं जर्मनी में रह रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोग ज़ीरो वेस्ट लाइफ़ लीड करते हैं। ज़ीरो वेस्ट लाइफ़ मतलब वो थोड़ा-सा ही वेस्ट जनरेट करते हैं अपनी सारी ज़िंदगी में। और मैं देख रहा था कि जर्मनी, यूरोप के सारे लोग बैम्बू के प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ कर रहे थे। और तभी मैं कभी कभी मैं एक हाइपर मार्ट में गया जर्मनी में और मैंने एक हाइपर मार्ट में एक बैम्बू का प्रोडक्ट उठाया और बैम्बू के प्रोडक्ट को उल्टा के देखा, पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ था। तो मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया और देखा कि चाइना तो नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू है, लेकिन नंबर 2 प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू तो इंडिया है। लेकिन इंडिया का कंट्रीब्यूशन पूरे एक्सपोर्ट मार्केट में और इवन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया 1% से भी कम है। तो हमारे पास इतना बड़ा रिसोर्स है, रॉ मटेरियल है, लेकिन हम उसका कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और जब मैं इंडिया में ये प्रॉब्लम को सोचने लगा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई बैम्बू पे काम ही नहीं कर रहा है। और तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फार्मर्स और आर्टिसंस को एक साथ लाके एक इकोसिस्टम क्रिएट करूँ, जहाँ पे बैम्बू फार्मर सप्लाई करें, आर्टिसंस इनिशियल प्रोसेसिंग करें और फाइनल प्रोसेसिंग मेरे फैक्ट्री में होके एक एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बने और जो मैं अपने देश के लोगों को दे सकूं और प्लास्टिक का पोल्यूशन कम कर सकूं। और इसी तरह एम्बुडू की शुरुआत हुई 2019 के 19 और 20 के मिडिल में, जब कोविड एकदम चरम पे था। और उस टाइम पे जब कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा था, तो हमारा बिजनेस सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट में लाखों कमा रहा था। हमारा पहला साल का रेवेन्यू तकरीबन 8 लाख रुपए था। फिर दूसरे साल हमने किया 1.6 करोड़, तीसरे साल हमने किया 2.6 करोड़ और उसके बाद किया 7.2 करोड़। और अभी हम हर महीने 4.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ बैम्बू के प्रोडक्ट्स बेच के। तो आपको लग रहा होगा कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 8 लाख कमाया मैंने। और ये कैसे कमाया? बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग स्टोरी है इसके पीछे। हमने जो पहला ऑर्डर उठाया, वो एडवांस पे उठाया। और हमने एक छोटा-सा सेटअप लगाया जिसमें हम पहला जो प्रोडक्ट बनाते थे वो बैम्बू से टूथब्रश और बैम्बू से कॉम्ब्स बनाते थे। क्योंकि आर्टिसन्स बहुत कम थे और फार्मर्स भी बहुत कम थे हमारे साथ उस टाइम पे। तो हमने किसी तरह 10,000 के इनिशियल एडवांस पे ही उनसे काम करवाया। हम उनके साथ बैठे क्योंकि ये लोग बहुत गरीब लोग थे। हमने उनको समझाया कि आप अगर हमको सपोर्ट करेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे। और इसी तरह हमने पहले साल 10,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, 40,000 से 1 लाख, 2 लाख का डिफरेंट ऑर्डर हमने एडवांस पे उठाया। और हम क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल तो रेडीली अवेलेबल था क्योंकि ये नॉर्मल बाँस है, जो हमारे आस-पास में बिखरा रहता है, आप कहीं भी देखिए तो आपको मिल जाएगा। और इनको काट के हमने बनाया बैम्बू टूथब्रश और बैम्बू कोम्ब्स। और फिर हमने ये जो प्रॉफ़िट हमने कमाया, इस प्रॉफ़िट को हम रीइन्वेस्ट करते रहे। तो तकरीबन 4 साल मैंने और मेरे को-फाउंडर्स ने कभी सैलरी नहीं ली है, क्योंकि हमारा फ़ोकस यही था कि हम कंपनी को बहुत बड़ा करेंगे। और हम रीइन्वेस्ट करते रहे, हम प्रॉफ़िट लगाते रहे, लेकिन ऐसा भी स्टेज आया जहाँ पे हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी। कभी मेरे फैमिली मेंबर ने या कभी मैंने अपना घर, जिसको मैंने गिरवी रख दिया। और ये बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीज़न था क्योंकि फैमिली से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला कि आप क्यों घर गिरवी रख रहे हैं। लेकिन मैंने किसी भी तरीके से उनको मनाया और कहा कि ये बिज़नेस बहुत बड़ा होने वाला है। आप मेरे को सपोर्ट करिए। और फिर मैंने अपना घर बैंक में मॉर्टगेज रख के इस बिज़नेस में पैसा लगाया। तो देखा जाए तो 7 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए भी मुझे अपने घर को मॉर्टगेज रखना पड़ा।
तो जो भी फाउंडर सोचते हैं कि ये बहुत ईज़ी है, फंडिंग बहुत ईज़िली मिल जाती है, ये इतना ईज़ी गेम है नहीं। इसमें स्किन इन द गेम रहता है। आपको बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, कैश फ्लो मेंटेन करना पड़ता है, पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है और इसी तरह आपको अपना बिज़नेस चलाना पड़ता है। तो हमको एज़ अ फाउंडर ऐसा ही करना है कि हम कभी भी फ़िज़ूल खर्चा ना करें। जितना कम हो सके लैविश चीज़ों पे खर्चा ना करें, क्योंकि प्रॉफ़िट तो आप बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा कंपनी बनाना है, तो आपको पेशेंस और आपको डिसिप्लिन लाइफ़ में सबसे ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अच्छे फाउंडर नहीं बन पाएँगे और स्टार्टअप में तो ऐसे ही कहावत है कि अगर आपका स्किन इन द गेम नहीं है, तो वो स्टार्टअप नहीं चल सकता। तो 7 करोड़ का रेवेन्यू जब मैं करने वाला था, तो मेरे को पता भी नहीं था कि फंडिंग कैसे उठानी है। मतलब 2024 में मैंने फंडिंग उठाई थी, तो 2023 के अप्रैल तक मुझे नहीं पता था कैसे फंडिंग उठानी है। तो मैं किसी से मिला, जो एक बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म है और ऐसे ही मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, जहाँ पे मैं उनसे मिला और वो मेरे से ऐसे ही नॉर्मली पूछ रहे थे कि आप कितना रेवेन्यू कर रहे हैं? तो मैंने कहा तकरीबन 7 करोड़ का रेवेन्यू हम कर रहे हैं। तो वो भी थोड़ा-सा शॉक्ड हो गए कि 7 करोड़ का रेवेन्यू, वो भी बूटस्ट्रैप, क्योंकि हम तो रीइन्वेस्ट कर रहे थे अपना अपना प्रॉफिट्स। तो वो कह रहे हैं कि इसके बाद क्या? क्योंकि बैंक हमको अब लोन नहीं देने वाला था और ना ही मेरा घर और मेरे पास कोई घर था जो मैं मॉर्टगेज रखूँ। तो फिर इसके बाद जो ग्रोथ है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमको लगेगा कोई इन्वेस्टर और मेरे को कन्विंस करना पड़ेगा बड़े इन्वेस्टर्स को कि कैसे हम बिज़नेस कर रहे हैं। तो और फिर एंट्री होती है एक बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म की हमारे लाइफ में, जिसने हमारे लिए पिच डेक बनाया और डिफरेंट इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया। और जब भी ये रीच आउट करते थे, तो ये इन्वेस्टर्स हमको टाइम देते थे कि इस टाइम पे आके हमसे मीटिंग करो और हम ऑनलाइन पे मीटिंग करते थे। ऐसे तकरीबन हमने 50 इन्वेस्टर्स को पिच किया, उसमें से सिर्फ 3 इन्वेस्टर्स ही राज़ी हुए, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को हमारी कंपनी में ग्रोथ दिख रहा था, लेकिन हम डी2सी ब्रांड नहीं थे, हम एक सोशल इम्पैक्ट फर्म थे। तो उनको लग रहा था कि इसमें इन्वेस्ट करके शायद उतना जल्दी वो पैसा ग्रो नहीं कर पाएँगे, जो एक दूसरे डी2सी ब्रांड्स में कर सकते हैं। लेकिन हमारा कॉज़ बहुत अच्छा था, क्योंकि हम किसानों को और आर्टिसंस को जॉब दे रहे थे और 1-2 किसान नहीं, तकरीबन 450 किसान और 450 आर्टिसंस को जॉब दे रहे थे। जो किसान कभी 25,000 रुपए भी महीने में कमा नहीं पाता था, वो अभी 40 से 50,000 रुपए कमा रहा था और जो आर्टिसन कभी 8 से 10,000 रुपए कमाता था, वो अभी 25 से 30,000 रुपए कमा रहा था। तो इसी तरह ज़ेरोधा को हम में इंटरेस्ट आया और वो सोशल इम्पैक्ट के बेसिस पे हमको फंडिंग करने के लिए रेडी हो गए और हमारी आस्क उस टाइम पे थी $1 मिलियन, क्योंकि हमको बहुत सारे मशीन्स खरीदने थे और हमको थोड़ा मार्केटिंग पे भी खर्चा करना था। तो इसी तरह हमने उनको अपना फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस दिए, हमने उनको बताया कि हमको क्यों पैसे की ज़रूरत है और किस रेट पे हम ग्रो कर सकते हैं। और तकरीबन नवंबर के महीने में, क्योंकि हमने शुरू किया था तकरीबन अप्रैल के मई के महीने में पिच देना और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर हमको ज़ेरोधा से एक सॉफ्ट कमिटमेंट आ गया कि हम आप में पैसा डालने वाले हैं और इसके बाद शुरू हुआ ड्यू डिलिजेंस का सिलसिला। ड्यू डिलिजेंस के लिए भी हमको 5 महीने लग गए। तो हमको लगा कि अक्टूबर में ही पैसा आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो सॉफ्ट कमिटमेंट दे दिया था। लेकिन पैसा आते-आते हो गया अप्रैल 2024। लेकिन हमको तो सर्वाइव करना था और हम सर्वाइव करें और हमने उस ईयर भी 2 से ढाई करोड़ का टर्नओवर हर महीने किया विदाउट ज़ेरोधा के फंडिंग। तो कुछ लोग सोचेंगे कि फंडिंग आ गया मतलब अब हम मतलब बहुत बड़ी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी सोच लेना पड़ेगा, जब सॉफ्ट कमिटमेंट आ भी जाता है, उसके बाद भी तकरीबन कभी-कभी आपको 5 से 6 महीने तक वेट करना पड़ता है पैसा अकाउंट में आने का। और जब पैसा अकाउंट में आया, तो अब हमने कैपेक्स और ज़्यादा फार्मर्स और ज़्यादा आर्टिसंस को हमारे साथ जोड़ने लगे हैं। और इसी तरह हमने ज़ेरोधा से 1 मिलियन का फंडिंग उठाया। फंडिंग कब लेनी चाहिए? आपको जब लगे कि आपका स्टार्टअप बहुत जल्दी स्केल कर सकता है, उस टाइम पे आप फंडिंग के लिए सोच सकते हैं। इसके कुछ मेट्रिक्स होते हैं। ये मेट्रिक्स यूजुअली आपके रेवेन्यू नंबर पे और आपका रनवे कितना है, क्योंकि अगर आप बूटस्ट्रैप्ड हैं, तो आपने भी कुछ फंड्स लगाए होंगे। तो जो जो फंड आपने लगाए हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका रनवे कितना है। अगर आपका 6 महीने का रनवे है, तो आपको इमीडिएटली फंडिंग के लिए जाना चाहिए।
अगर आप देख रहे हैं कि बैंक से आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं से ग्रांट नहीं आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको एक अच्छा पिच डेक बना के आपको इन्वेस्टर्स को रीच आउट करना पड़ता है। और आज तो और भी ज़्यादा ईज़ी है क्योंकि इंटरनेट का युग है एंड यू कैन ईज़िली रीच आउट टू मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। और आपको ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, आपका ग्रोथ कभी डाउन ना जाए। तो ग्रोथ के लिए आपको 100% देना है। अगर आपको लग रहा है कि इस महीने आप सैलरी नहीं लेके भी आप चला सकते हैं, जिसमें ग्रोथ ना डिप करे, तो आप ग्रोथ पे ज़्यादा फ़ोकस करिए क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो आप अपनी सैलरी और अपनी ये सारे खर्चे निकाल सकते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रोथ और जब आप ग्रोथ करेंगे, तो इन्वेस्टर वैसे ही अट्रैक्ट होके आप पे इन्वेस्ट करेगा। सो जैसा मैंने आपको बताया कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट से आज हम महीने का 4.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और आज हमारे साथ तकरीबन 450 से भी ज़्यादा फार्मर्स और 400 से भी ज़्यादा आर्टिसंस जुड़े हुए हैं। हमने तकरीबन अभी तक 350 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट लैंडफिल में जाने से रोका है और हमारे साथ तकरीबन 1200 से भी ज़्यादा लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हैं। हमारे कंपनी में अभी 65 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं और हमारा विज़न ये है कि हम इंडिया को प्लास्टिक मुक्त करें। ज़ेरोधा का सपोर्ट है हमारे साथ और फ्यूचर में हम यही चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बनाएं। सो लास्ट में जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि स्टार्टअप इज़ नॉट ईजी। इसमें बहुत फेलियर्स, अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, लेकिन आपको डटे रहना पड़ेगा। ये एक लड़ाई है जिसको आपको लड़ना पड़ेगा, जिसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। आपको अपना पेशेंस, आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे कितना भी अंधकार हो जाए, सूर्य फिर से चमकता है।